हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पहले तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच हुआ है। और उसमें हमारे जो दो, हमारे तो नहीं, खैर इंडिया के दो बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर दी, स्पेशली रोहित शर्मा। और जब ये बंदा ऑन सॉन्ग होता है ना, तो फिर कोई टीम टीम नहीं है। ये वो प्लेयर है कि फिर वो जो है ना, किसी को भी किसी खाते नहीं लाता। और मैंने कल ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि या तो चार स्पिनर से चले जाओ, या तीन, चार फास्ट बॉलर से चले जाओ, या तीन स्पिनर से चले जाओ, और मैच आपका हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि पूरी बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ जाओ, आइदर स्पिनर आइदर फास्ट बॉलर, ये आपका चॉइस है। इंडिया ने और अच्छी चीज करी, उन्होंने तीन फास्ट बॉलर और तीन पूरे स्पिनर खिलाए। मुझे अच्छा लगा ये बड़ा कॉम्बिनेशन। मैंने तो तीन स्पिनर कहे थे और तीन स्पिनर ने अपना काम भी दिखाया। हर टीम की एक स्ट्रेंथ होती है ना, उस हिसाब से जाना चाहिए, और ये गए और इन्होंने, क्योंकि इंडिया को, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक ही तरह हराया जा सकता है कि आप उनकी बैटिंग को तोड़ दो। अगर आपने उनकी बैटिंग को हरा दिया ना, बॉलिंग बॉलिंग से अगर उनको मार दिया, तो फिर उनके ऊपर अटैक करना आसान है। ये बॉलिंग स्ट्रेंथ वो वाली बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पैट कमिंस इसमें तो शॉर्ट है, इस वजह से पूरा उनका एक लाइनअप जो है वो डिस्टर्ब होता है बॉलिंग का। खैर बहरहाल, अब आते हैं जरा मैच को ना, जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि कोई पाकिस्तान का तो मैच था नहीं। तो हम जरा यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट तो हुआ बड़ा जोरदार किस्म का, जो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने लिया था। 60 रन का, 9 रन 9 ओवर में अगर 60 रन कोई टीम कर दे, तो सामने वाली टीम के हाथ पैर कहीं ना कहीं तो फूलते हैं। लेकिन यार ये जो टीम है ना, मैंने शुरू में भी कहा था कि बहुत ज्यादा जो है ना, ये रिलाय कर रहे हैं ऊपर के बैट्समैनों पे, मिचेल मार्श खुद पे और ट्रेविस हेड पे। बाकी जो मिडिल ऑर्डर खिलाया है, या तो वो यंगस्टर्स हैं, या बहुत ज्यादा, जैसे आप कह लो कि मतलब वो पूरे प्लेयर नहीं है जैसे पहले होते थे। तो अब स्टीव स्मिथ के जो बीच में से जाने से, जो बीच में एक खला पैदा हो गया है ना इनका, वो खला इतनी आसानी से पूरा तो नहीं होगा। तो वो खला आज फील हुआ। पहले तो बीच के मैचेस में नहीं हुआ क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग कर दी, लेकिन आज वो खला फील हुआ। अगर आप दूसरे मैच की बात करो ना, तो एक एक हद तक आप ये कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे खेला, बैटिंग शानदार करी। चेस करना आसान नहीं होता, कोई भी टोटल 260 प्लस का कोई भी टोटल चेस करना इजी नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि 4 से 5 तो कैचेस छोड़े इन्होंने। तो 4 से 5 कैचेस छोड़ के आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो है आप मैच जीत जाओगे, या आप कोई दूसरे को हार्ड टाइम दे दोगे? वो तो इसलिए जीत गए। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि एक तो आउट किया ट्रेविस हेड को। जब ट्रेविस हेड आउट हुआ, तो फिर सारी की सारी उम्मीदें जो मैं एज अ व्यूअर देख रहा था और समझ रहा था, वो मिचेल मार्श पे थी। बाकी मेरी नीचे किसी पे भरोसा नहीं है मुझे। ये मैथ्यू शॉट वगैरह, ये मुझे इन पे पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं आता। मैट रेंशो अच्छा प्लेयर इन्होंने पकड़ा है, लेकिन मैथ्यू शॉट मुझे यार कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों। इसको T20 में ही रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों। पहले T20 में तो परफॉर्मेंस देने देते, डायरेक्ट उठा के वनडे में डाल दिया इसको। आपके पास एक वन डाउन पे प्लेयर पड़ा हुआ है जॉश इंग्लिस, आप उसको खिलाओ। अगर एरिक्स कैरी एज अ कीपर भी खेल रहा है, तो भी जॉश इंग्लिस पूरा वन डाउन का प्लेयर है, ठीक है ना। ही इज गुड इनफ वन डाउन प्लेयर टू प्ले इन एवरी ओडीआई मैच। पता नहीं उसको क्यों नहीं लिया। तो एक तो ट्रेविस हेड आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद एक मैथ्यू शॉट का जो कैच हुआ है ना, विराट कोहली ने जो लिया है, उफ, मिड विकेट पर, भाई कोई गोले की तरह बॉल आई थी वो। गोला भी शायद हल्का होता है, गोले से भी ज्यादा तेज बॉल थी वो। और विराट कोहली ने इतनी आसानी से कैच करके और पीछे फेंक दी बॉल यार। तो बड़ा शानदार उसने कैच पकड़ा। और वहां वो था टर्निंग पॉइंट जहां मैथ्यू शॉट आउट हुआ, और उससे पहले जो मिचेल मार्श को बोल्ड मारा अक्षर पटेल ने। ये वो ऐसे पॉइंट्स थे दो जहां से ना मैच एकदम से इंडिया की फेवर में आया। वरना वो लग रहा था कि एक आउट होने के बाद भी खेलते ही चले जाएंगे। और उसके बाद मैथ्यू शॉट जैसे कैच हुआ है, उसके बाद फिर मैट रेंचो ने थोड़ी अच्छी इनिंग खेली है, और जो एलेक्स कैरी था, उसने थोड़ी सी इनिंग कंटिन्यू करी।
ये मैट रेंशॉ मुझे बहुत अच्छा प्लेयर लग रहा है मिडिल ऑर्डर का। ये इस्टेब्लिश हो जाएगा और अच्छा खेल जाएगा ये, क्योंकि अभी ये जहाँ खेल रहा है ना, ये दुनिया की सबसे टफेस्ट कंडीशन है। जहाँ इसने 50 लगा दिए, पिछले मैच में भी अच्छा खेल के गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया को अच्छी स्टेबिलिटी देगा आगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं खेलेगा ना, अभी जाके इसने सब कॉन्टिनेंट में भी खेलना होगा, इंडिया में खेलेगा, श्रीलंका में इधर उधर खेलेगा। ये अच्छी बैटिंग करेगा। जब ये साउथ एशिया में आएगा तो और ज़्यादा बेहतर करेगा, जब वहाँ इतनी अच्छी कर रहा है तो। और दूसरा, मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि यार ये जो प्लेयर है ना, एलेक्स कैरी, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल विकेट कीपर बैट्समैन इन द इंटायर ऑस्ट्रेलिया। अब शायद जॉश इंग्लिश आया, वरना यही था, इन एंड आउट एलेक्स कैरी था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार इतना पुराना प्लेयर हो गया भाई तू, लेकिन तू कभी भी स्टेबिलिटी जहां देने की, खेलने का ला और आगे मैच निकालने की बात आती है, उस वक्त ये कोई ऐसी स्टूपिड शॉट खेल के जाता है और विकेट दे के जाता है, या कोई स्टूपिड शॉट करेगा या कोई ऐसी हरकत करेगा जैसे विकेट थ्रो करके निकल जाएगा। भाई ठीक है यार, आप लेफ्ट आर्म प्लेयर, लेफ्ट हैंड प्लेयर हो, आपका बल्ला अच्छा चलता है, आप चौके तेज मारते हो, आपके बल्ले में पावर बहुत है, स्ट्रोक मेकर है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जरा जाके देखो ये हर्षित राणा की किस बॉल पे आउट हुआ है। पहली बात तो ये, मैं हर्षित राणा को बहुत लकी समझता हूँ आज के मैच में कि इन भाई साहब ने 4 आउट कर लिए। इसके पास कोई एक ऐसी बॉल नहीं है हर्षित राणा के बाद जिसको ये कह सके कि यार मैं इस बॉल से आउट करता हूँ, मैं सारे के तौर पर पढ़ के अंदर एलबी ले लेता हूँ, या पढ़ के बाहर निकलती है एज ले लेता हूँ। ये अलग अलग तरीके से विकेट लेता है, क्योंकि इसका अभी, मैं मेरे हिसाब से ये, अगर आप अब इंटरनेट बड़ी टीमों में बात करो तो ही इज अ प्लेयर इन द मेकिंग। अभी ये प्लेयर बना नहीं है पूरी तरह, क्योंकि जो पक्के प्लेयर होते हैं ना, उनके पास विकेट टेकिंग बॉल्स पक्की होती हैं, इसके पास पक्की नहीं है। इसके आउट देखो कैसे कैसे किए हैं इसने। एक तो एलेक्स कैरी वाला जो मेरा आउट, जो मैं जिस पर बात करना चाह रहा हूँ, कि एलेक्स कैरी जिस बॉल पे आउट हुआ है, भाई तुम्हें यहाँ बॉल मिल रहा है, तुम उसको कट कर सकते थे। विकेटें तो बचानी थी ना, उड़ाने की तो कोई जरूरत नहीं, कट कर सकते थे, ड्राइव खेल सकते थे, बहुत से शॉट्स थे जो ग्राउंड पे जा सकते थे। ओडीआई मैच था, अबे हवा में तना दी तुमने यार, वो भी गली की साइड पे। कोई ऐसा बॉल में मूवमेंट नहीं हुआ था, कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी, खुद ही बिला वजह का गलत शॉट मारा और विकेट देके चला गया। तो एक तो ये बड़ा स्टूपिड शॉट मार के आउट हुआ, जिसकी वजह से मैच लगा है बाय द वे। क्योंकि अगर ये खड़ा रहता तो शायद थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी, क्योंकि मैट रेंशो 50 रन करके चला गया था, एक बंदा और 50 करके चला जाता, तो आपकी टीम कहीं 260 270 के आसपास आ जाती। ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा कि मैच जीत जाते, जिस तरह की बैटिंग हुई वो तो किसी को भी मार देता उस दिन रोहित शर्मा, लेकिन 260 270 एक अच्छा टोटल हो जाता है। सामने वाली टीम को ये होता है कि यार हमारा रन रेट ऊपर जा रहा है, 2 अच्छे ओवर हो जाए ना तो रन रेट का प्रेशर आता है। तो इस बंदे पे मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेला था जब स्टीव स्मिथ को कप्तान बना के भेजा था, तो उसमें भी ये रन आउट हो गया था इंडिया के हाथों। रन आउट हो गया यार, इतना बड़ा प्लेयर, तेरे ऊपर पूरी टीम पड़ी हुई है और तू भाई रन आउट हो रहा है, मार के आउट हो जाता, रन आउट हो गया। और दुबई की विकेट रन दे रही थी, पता नहीं किस वजह से ये रन आउट हुआ। तो मैंने इसको ये देखा हमेशा कि जहां व्हेन इट मैटर्स मोस्ट, ये बंदा अपनी विकेट देके चला जाता है। एक तो मुझे ये चीज, और दूसरा ये कि फिर कूपर कॉनोली वगैरह है, मिच ओवन है। मिच ओवन भी यार अभी कोई कच्चा पक्का ही प्लेयर लग रहा है, कोई T20 स्टाइल वाले सारे प्लेयर डाल दिए इन्होंने यहाँ पे ओडीआई में, और ये चाह रहे हैं कि पर ठा ठू ठा 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 करके हम स्कोर लगा दें। भाई अच्छी टीमें आपको ऐसे नहीं करने देंगी, जहां पर बॉलर्स आके सही लाइन लेंथ पे आपको पकड़ेंगे, आपकी ठा 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 बंद हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस बात को पहले समझने की जरूरत है कि इस तरह के शॉट जो है भाई, आप अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं मार सकते। ये मैं मिचेल मार्श के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि मिचेल मार्श भी बल्ला इतना बाहर से लेकर आता है, बाहर से बल्ला लगी, उसको ये होता है मैं मार दूंगा, बस मुझे लगता है मैं मार दूंगा। भाई ठीक है, आप मार सकते हो, सामने वाला भी खेलने आया है, बॉलर स्किलफुल है, उसने आपको सीधा बॉल किया है, बिल्कुल आर्मर सीधा अंदर गया है विकेटों के अंदर, स्पिनिंग नहीं लिया, इतना बड़ा गैप छोड़ा हुआ आपने, बल्ला इतना दूर रख के खेलते हो, आपको क्या, आपको लगता है आप मार दोगे? अच्छे बॉलर्स नहीं खेलने देंगे,
मैट रेनशॉ को जिस तरह का एलबीडब्ल्यू मारा वॉशिंगटन सुंदर ने, जबरदस्त जबरदस्त आउटस्टैंडिंग, वो बॉल से आउट किया। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, हर्षित राणा की जितनी विकेटें मैंने देखी है ना, उसमें मुझे उसको कोई भी, सिवाय वो जो लास्ट टेल एंडर जिसको उसने यॉर्कर पे बॉल मारा है, मुझे कोई भी उसकी विकेट ऐसी नहीं लगी जो उसने आउट की हो। मुझे ऐसा लगा सब विकेटें दे के गए हैं उसको। अब मिच ओवन जब उसे खेल रहा था और जो एज निकला है, तो भाई तू लेग स्टंप पे खड़ा हुआ है, इतना दूर से एज कर रहा है। अरे भाई अगर तुम्हें नजर आ रहा है कि एक बॉलर ऑफ स्टंप पे बॉल कर रहा है, तो थोड़ा सा शफल करके लेफ्ट साइड पे उस पे आ जाओ, मिडिल स्टंप पे आ जाओ। इतना दूर से या तो फिर स्लैश करके मार दो पॉइंट के ऊपर से, और अगर पॉइंट के ऊपर से नहीं मार रहे तो विकेट की लाइन में आके खेल लो यार। तो वो मुझे, मैंने बताया ना, ये अड़ा उड़ी वाले प्लेयर्स हैं, इनके इनमें टेक्निक जो है ना वो कहीं पक्की नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन बनेंगे ओडीआई टीम के लिए, अपने ओडीआई लेजेंड्स के लिए भी, जहां पर इतने बड़े बड़े प्लेयर होते थे जो खड़े होते थे। तो मिडिल ऑर्डर में जो लेगेसी रही है इनकी, रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन, यार मतलब हद है। आज देखो क्या मिडिल ऑर्डर लेके बैठे हैं। ये मैथ्यू शॉट को वन डाउन प्लेयर है, वन डाउन प्लेयर रीढ़ की हड्डी होता है टीम का। तो आप अपना बेस्ट प्लेयर बेचते हो वन डाउन पे। मैथ्यू शॉट बेस्ट प्लेयर है आपका, लानत है भाई, ये कोई प्लेयर है। खैर, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल की कमी फील हो रही है यहाँ पे। ग्लेन मैक्सवेल का चलो फिर कुछ हद तक आप कह सकते हो कि, क्योंकि वो भी ऐसी मारता था, मार धाड़ करता था, वैसे प्लेयर है। लेकिन फिर भी स्टीव स्मिथ बहुत फील हो रहा है यार यहाँ पे कम। आपके पास एक और प्लेयर है ओडीआई में जो पड़ा था, मानस लेबुशेन। भाई जब सीरीज जीत गए थे तो एक मैच दे देते ना उसको यार। आपको सिडनी में से एक मैच तो देना चाहिए था। आपने यहाँ पर भी T20 वाले प्ले किए, तो फिर आप बेंच स्ट्रेंथ क्या चेक कर रहे हो? आपने तो ऑलमोस्ट वही टीम खिला दी अपने। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कोई ऐसा प्लेयर डालते। एलेक्स कैरी को तो हमने देखा है, सारी जिंदगी से देख रहे हैं यार, पिछले 5-6 सालों से खेलते हुए, कोई नया प्लेयर तो है नहीं। तो बेंच स्ट्रेंथ में उसको मैच देने की क्या जरूरत थी आपको? अगर आपको देना था तो आप जॉर्ज फिलिपी को देते, कीपिंग वाली साइड। और वन डाउन में प्रॉब्लम आ रही है तो जॉर्ज इंग्लिश को डालो, मानस लब्यूशन को डालो। प्लेयर ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, प्लेयर हैं। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है तो ये टीम बनाई है आपने जो अपनी मेन टीम वाले मारने वाले प्लेयर खिला दिए सारे। तो स्टेबल प्लेयर्स जो है ना वो मिडिल ऑर्डर में लेने पड़ेंगे। सिर्फ ओपनिंग अच्छी कर ली और बाकी नीचे जो है वो बेकार, तो फिर तो आप टीमों के लिए बड़ा इजी कर रहे हो कि वो सिर्फ आप दोनों को पकड़ लें, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को पकड़ लो, टीम खत्म। फिर नीचे वाली टीम जो है वो फिर चांसेस दे दे के खेलती है। मैथ्यू शॉट के पिछली दफा 3 कैच छूटे थे, तो ये वाली क्रिकेट होगी फिर। तो बहरहाल 236 बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, और टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है इंडिया ने, अदर देन प्रसिद्ध कृष्णा, जिसका मैं कह सकता हूँ कि शायद थोड़ा ज्यादा पिटा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, पिटा है वो थोड़ा, लेकिन चलो एक विकेट उसने भी ली है। कुलदीप यादव ने देखो बड़ी कितनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी। तो यार देखो बात समझो, अच्छा बॉलर हर जगह अच्छा होता है। ये जो है ना कि जी कंडीशंस के हिसाब से, यहाँ के शेन वॉर्न को क्या कंडीशंस देख के खिलाते थे? दुनिया के किसी ग्राउंड में ले जाओ वो खेलता था। मुरलीधरन को कंडीशंस देख के खिलाते थे। जहां आपने मैच जीतना होता था मुरलीधरन खेलता। मुरलीधरन बगैर 11 पूरी नहीं होती थी, शेन वॉर्न के बगैर 11 पूरी नहीं होती थी। ये इंडिया का शेन वॉर्न है भाई, ये किसी मैच में नहीं बैठता आपके, ठीक है ना। अनटिल आपको कोई बेंच चेक करनी हो, बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ये हर जगह खेलेगा आपका, ठीक है ना। या फिर आप पूरे 4 फास्ट बॉलर से जाते, वो तो आपके पास है नहीं मेरा ख्याल है। अगर हैं भी तो पूरे 140 वाले बॉलर नहीं है वो, एक आधा कम बॉलिंग करता है। अर्शदीप का पेस कम है थोड़ा। या तो 140 वाले 4 बॉलर खिलाओ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या अगर वो नहीं कर सकते तो भैया फिर जो आपकी स्ट्रेंथ बनती है स्पिन, इतने आउट क्लास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स आपके पास पड़े हुए हैं, खिलाओ यार उनको, वो आउट करेंगे भाई, करेंगे आउट वो यार, कैसे नहीं करते। और किया उसने उसने ली एक विकेट है, लेकिन उसका पूरा स्पेल, जबरदस्त स्पेल किया उसने। विकेट हर चीज नहीं होती है, बॉलिंग तो देखो, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग क्या की है उसने, कितनी बाउंड्रीज पड़ी हैं उसको, उसके 5 इकोनॉमी पे खत्म किया उसने, एक विकेट भी लेके दे दिया आपको। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाते हैं आपकी बैटिंग साइड पे, बैटिंग पे जो ऑस्ट्रेलिया ने करी। रोहित शर्मा आज, विकेट जो थी ना, विकेट सिडनी की, अगर विकेट की बात करो, मैंने कल भी बोला था कि आउट ऑफ ऑल वेन्यूज सिडनी सबसे अच्छा बैटिंग विकेट है।
और ये सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स को सूट भी करता है, क्योंकि यहाँ पे बॉल कोई पर्थ की तरह उछलता नहीं है, मेलबर्न की तरह इतना बड़ा बड़ा स्विंग नहीं होता, ठीक है ना। एडलेड भी बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था, लेकिन ये इतना जो है परेशान नहीं करती, ये अच्छी विकेट होती है। हमारे पाकिस्तान में भी जाते हैं तो अच्छा खेलते हो, हम टेस्ट मैच में भी इसमें कुछ हद तक स्कोर डाल देते हैं, हमसे तो और कई जगह होता भी नहीं है, तो यहाँ पे हमसे स्कोर हो जाता है। तो मुझे इस तरह पता था कि यहाँ पे बैटिंग अच्छी हो जाएगी। रोहित शर्मा को पिछले मैच से अच्छा कॉन्फिडेंस मिला हुआ था, उसने थोड़ा सा टाइम लिया, उसके शॉट्स पूरे लग रहे थे, और वो मिचेल स्टार्क को इजीली रीड कर रहा था। जब मिचेल स्टार्क रीड होना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है बैटिंग विकेट है। ये एक बात है, क्योंकि मिचेल स्टार्क को अगर थोड़ा सा पिच से मिलता है ना, फिर वो नहीं चलने देता सामने वाले को। तो अगर आप पिछले मैच में देखो, मैं विराट कोहली का एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि विराट कोहली ने एक बॉल जिसपे वो फ्लैश करने गया था कवर ड्राइव पे, और वो एज एज सॉर्ट ऑफ एज ही निकला और जाके पॉइंट पे कैच हो गया, ठीक है। आज विराट कोहली ने क्या किया, थोड़ा सा शफल करके वो यहाँ पर आया, बॉल उसको वहीं पड़ा, ठीक है, उसने उसको हल्का सा पंच किया और सीधा चार हो गया वो, ठीक है। अब अगर विद पिच थोड़ा भी सपोर्ट दे रहा होता ना, तो मैं बता रहा हूँ ये भी एज निकल के इधर उधर चला जाता, लेकिन पिच में इतना सपोर्ट था नहीं। वो बॉल सीधा है, उसने पंच किया उसको, क्योंकि वो खेलता है फ्रंट फुट पे आके, हल्का सा शॉर्ट है, शॉर्ट फ्रंट फुट निकाल के खेलता है, हल्का सा पंच किया। अब उसकी टेक्निक वही है जो पिछले मैच में थी, वही टेक्निक इसमें भी थी, लेकिन सॉरी फर्स्ट मैच में जो उसने किया था वही टेक्निक से गया है वो, थोड़ा सा शफल किया। लेकिन अगर पिच में मूवमेंट नहीं है तो उसने सीधा बल्ला रखा, चार हो गया। और अगर यहीं पे पिच में हल्का सा मूव हो जाता तो ये भी एज निकल के इधर उधर चला जाता। तो खैर बहरहाल, विराट कोहली ने बहुत सेंसिबल नॉक खेली। मैं सेंसिबल क्यों कह रहा हूँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नॉक थी रोहित शर्मा पे, क्योंकि रोहित शर्मा, ये पहले तो समझो कि जब पहला आउट हुआ है ना इंडिया का, मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 80 रन, मेरा ख्याल है 60 रन या 80 रन हो गए थे। पहला कब आउट हुआ है? पहला इनका आउट हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 69 पे, 69 पे पहला आउट हुआ है। तो 69 पे जब पहला आउट हुआ है ना, तो ये बात तो समझो कि 10 ओवर गुजरने के बाद बॉल थोड़ा सा खेल लिया था उस बॉल को, वो बिल्कुल नया बॉल नहीं रह गया था। अनलाइक जो पिछले मैच हुए हैं उसमें विराट कोहली जल्दी आया, जब जल्दी आते हो तो बॉल भी मूव करता है थोड़ा। यहाँ पे जब ये आया है तो बॉल की मूवमेंट तकरीबन खत्म हो चुकी थी, और बॉल की मूवमेंट का मुझे इससे अंदाजा हो रहा था कि जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग करने आया है, तो वो शफल करके जो उसने पंच किया है ना फॉर चार, उस पे वो बिल्कुल बल्ले के मिडल पे आया और गया है, और यहीं पे एज निकलता तो आगे पीछे हो जाती कहानी। तो वो जिस टाइम आया उसकी एक लक भी अच्छी थी कि वो उस टाइम आया जब बॉल की मूवमेंट खत्म हो चुकी थी। बॉल बॉल अब कुछ दे नहीं रहा था फास्ट बॉलर को, बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट जो रीड हो जाती है, और स्पिन भी कोई इतना खास नहीं हो रहा था। तो वो उस वक्त आया, और उसने आगे एक बहुत सेंसिबल चीज ये की कि वो जैसे जो एक रेगुलर नॉर्मल विराट कोहली, जो रेगुलर विराट कोहली जिसको हम देखते हैं ना, जो कि आता है अपने शॉट्स पे जाता है फटाक 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 फटाक, और सिंगल डबल तेज तेज करता है और बड़ा एक्टिव नजर आता है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो आराम से अपने जो ना सिंगल्स वगैरह लेकर और ग्राउंड शॉट्स पे रहा। वो उसने कोई शॉट बढ़ के अटेम्प्ट नहीं किया, आ गई तो मार दी, वो वाले शॉट खेले हैं उसने, ठीक है। और वो सारे का सारा प्रेशर जो कि बाउंड्रीज का था, वो रोहित शर्मा ने अपनी तरफ ले लिया था। ये नॉक, मैं विराट कोहली की को क्रेडिट तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये बहुत रोहित शर्मा डिपेंडेंट नॉक थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा ब्रिलियंस, क्योंकि रोहित शर्मा उस तरफ से पागलों की तरह मार रहा था यार। 60 रन के बाद तो ऐसा हो गया था वो कि बस टांग रखी, और फिर वो फील्ड में ये देख रहा था कि गैप कहाँ है, टांग रख के गैप देखता था कि यहाँ मिडिल विकेट पे गैप है, फिर बॉलर को अपनी मर्जी से फेंक रहा था वो। उसने ये देख लिया यहाँ गैप है, बॉलर बॉलर जहां भी बॉल कर दे, अब यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, वो यूं रखा हो गई बॉलर। अब अगर उसने सोच लिया है कि उस कवर्स पे शॉट मारना है, तो उसने कवर्स के लिए पहली स्टांस सेट किया हुआ है, बॉलर यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, वो शॉट वहीं गया रहा था और गई बाउंड्री पे। तो वो गैप पिक करके अपनी मर्जी से मार रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा यार, रोहित शर्मा जब ऑन सॉन्ग होता है तो भाई किसी भी प्लेयर से ज्यादा खतरनाक प्लेयर है ये। और उसकी जो टाइमिंग थी, उसका जो तरीका था खेलने का, जो मुझे
ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद ये बुरा लगेगा कुछ विराट कोहली फैंस को, लेकिन मैं सच बात बताऊं तो आज रोहित शर्मा ने पागल कर दिया था ऑस्ट्रेलियंस को, और विराट कोहली की नॉक आई ही रोहित शर्मा की वजह से। विराट कोहली को, अगर मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर विराट कोहली को नई बॉल पे आ जाता, ठीक है ना, तो ये परेशानी में आ जाता। इट वॉज बिकॉज के पहले तो ये कि उन्होंने काफी ओवर्स, 10 ओवर्स खेल लिए थे, बॉल थोड़ा सा पुराना हो गया था। दूसरा ये कि जितना भी बाउंड्रीज लेने का प्रेशर था वो तो रोहित शर्मा ने लिया हुआ था ना, तो ये तो सिर्फ वो बाउंड्रीज मार रहा था जो कि आ गई, रेंज में आ गई तो मार दी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, सिंगल डबल लेके चलाते रहो उसको, ठीक है ना। तो हम जैसे यूजुअली एसोसिएट करते हैं विराट कोहली से कि यार वो कोई फ्लैशी शॉट्स होंगे, पॉइंट पे यूं निकलेगा शॉट, ये कवर ड्राइव, ये वाला शॉट, और ये लेग ग्लांस होगा, और ये पुल शॉट्स होंगे। मुश्किल से एक आधा पुल शॉट मारा है उसने, एक सीधी फ्रंट फ्रंट ड्राइव मारी है, शायद कवर पे एक आधा मारा होगा, और फिर एक पुल करके पीछे निकल गया था, वो तो खैर उसने बाउंसर अवॉइड करी थी। तो ये उसकी टोटल नॉक थी। 74 रन में अगर मैं मुश्किल निकालूं तो 4 चौके होंगे, अगर मैं ऐसे भी देख लूँ, देख लेते, हाँ 7 चौके थे, और एक भी छक्का नहीं था। तो उसने जो नॉक खेली है, बहुत कैलकुलेटेड नपी तुली नॉक खेली है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है ना, एक एक जिसे कहते हैं ना, एक जिन पागल हो गया था, वो 13 13 चौके और 3 छक्के मार मार के उसने भूलकस निकाल दिया था। 36 ओवर में भाई स्कोर पूरा करके साइड पे फेंक दिया 237 का। जिस तरीके से खेल रहे थे ये लोग, आज लग तो ये रहा था कि अगर 450 भी किए होते तो ये पूरे हो जाते हैं। अभी भी 15 और 14 ओवर बाकी थे। तो बस ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो रोहित शर्मा की ब्रिलियंस के नीचे आ गया। और भाई बहुत बड़ा मैच विनर है यार रोहित शर्मा, कसम खुदा की। जब ये मारने पे आता है ना, तो कोई टीम कोई नहीं है यार। उसने अभी भी इस एज पे भी ये साबित किया। विराट कोहली, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छी नॉक खेली, वेरी गुड, वेल डन, बट ये रोहित शर्मा की वजह से थी। रोहित शर्मा ने आपको वो कुशन दिया, वो बफर दिया, जिस पे आप अपनी इनिंग सुकून से बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके ऊपर प्रेशर आता 7-8 रन करने का और स्कोर थोड़ा आगे का होता, तो मैं ये बात गारंटी से दे दूं, आप बल्ला निकालते और विकेट देते, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि आपको फिर पकड़ती ही ऑस्ट्रेलिया वहां पे, लेकिन क्योंकि वो दूसरी तरफ से बुरी तरह मार रहा था, तो नीड ही नहीं फील हुई कि एक तो स्कोर कम, ऊपर से नीड ही नहीं लगी कि मारना चाहिए आगे। खैर बहरहाल, वेल डन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जबरदस्त आपने क्लोज किया मैच। अगला मैच इनका 29 को है, वो इनका वो उसका T20 का मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया ने जॉश इंग्लिश को यहाँ मौका नहीं दिया है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद उसे T20 का मौका देंगे, लेकिन मुझे ये यार ज्यादती लगती है। जॉश इंग्लिश T20 का प्लेयर नहीं है यार। जॉश इंग्लिश 3 फॉर्मेट प्लेयर है। अभी डबल 100 श्रीलंका के अंदर करके आया है। उसके बाद आपका पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था, 350 चेस करने में 150 रन मारे थे उसने, अकेले अकेले 150 रन मारे थे। मजाक है क्या 150 रन करना। तो वो पूरा प्लेयर है भाई, वो कहीं से भी आधा पूरा प्लेयर नहीं है, वो पूरा प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से उसे ओडीआई में मौका देना चाहिए था। और आपका मिडिल ऑर्डर जब वीक है, आपके पास जॉश इंग्लिश और मार्नस लेबुशेन जैसे प्लेयर्स पड़े हुए हैं, तो भैया उनको खिलाओ। ये मैच ओवन और पता नहीं क्या मैथ्यू शॉर्ट और पता नहीं, भाई मैथ्यू शॉर्ट 2 दफा भी जन्म ले लेना, ग्लेन मैक्सवेल नहीं बन सकता। ग्लेन मैक्सवेल भी आउट होता है मैच, वो भी गड़वा के चला जाता है अक्सर, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन वो खड़ा होता है तो मैच पूरा निकालता है वो, ठीक है ना, विदाउट एनी फ्लॉ। ये मैथ्यू शॉर्ट तो भाई बहुत चांसेस देता है, इसकी टेक्निक में बड़ी फॉल्ट है यार। या तो फिर आप टेक्निक, अगर टेक्निक के बगैर खेलते हो तो फिर आप, फिर या तो फिर खेलो, फिर ट्राइवेस साइड बनो आप, फिर या वो वाले स्कोर करो, फिर 100-150 वाले जिस दिन खड़े हो। तो मुझे नहीं लगता यार ये कोई दो प्लेयर जो बहुत ज्यादा मुझे वीक लिंक लगे हैं यहाँ पे। एक तो एलेक्स कैरी, इतना एक्सपीरियंस, इतना रिलाई करती है ऑस्ट्रेलिया, और ये हर रिलाई करने वाले मैच में ना कोई स्टूपिड शॉट मार के आउट हो जाता है। और दूसरा जो है वो ये है आपका, ये मैथ्यू शॉट। अबे भाई सिर्फ ऑफ स्पिन लेने के लिए इसको मत खिलाओ यार। आपके पास ऑफ स्पिनर पड़े हुए हैं, मैथ्यू कुनिमन पड़ा हुआ था आपके पास, उसको खिला देते हैं। या आपके अपने बॉलर जो भी हैं, 3 बॉलर्स तो हैं। और ये भी एक बात है इस मैच के हारने की वजह कि एक जो इनका बॉलर है ना, नेथन एलिस,
यार ये इसको भाई, इसको गुड बाय करो यार, इसको गुड बाय करो। एक बंदा 31 साल का है, दुनिया भर में लीग्स खेलता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में आता है, चैंपियंस ट्रॉफी में लीड बॉलर बन के आया था, कोई फास्ट बॉलर नहीं था, जॉर्ज हेजलवुड वैसे स्टार पैट कमिंस कोई नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी में लीड बॉलर बन के आया और बहुत ही मामूली बॉलिंग करके चला गया, ऑर्डिनरी, कोई ऐसे 5-5 6-6 आउट करके विकेट नहीं निकाली, वो पेस ही नहीं है, ठीक है। और आपने पहला मैच नेथन एलिस को दिया, दूसरा मैच जेवियर बार्टलेट को दिया, जेवियर बार्टलेट ने विराट कोहली को आउट किया 0 पे, ठीक है। और जब थर्ड मैच आया है तो जेवियर बार्टलेट बैठ जाता है, नेथन एलिस वापस आ जाता है, 8 के रन रेट से पिटा हुआ यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी की वजह से मैच आ रहे हैं, पिटे तो सभी हैं, मिचेल स्टार्क भी पिट गया, आपका एडम जैम्पा भी पिट गया, जॉर्ज हेजलवुड भी ने भी कोई विकेट नहीं ली, पिटा नहीं लेकिन विकेट नहीं ली। लेकिन जो आपका ये नेथन एलिस है, मैं वही कहता हूँ ना कि यार टीम में कभी कभी अच्छे प्लेयर्स बुरा कर जाते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन टीम में एक वीक लिंक होता है जो रेगुलर बुरा खेल रहा होता है। नेथन एलिस आपका वीक लिंक है भाई, इसकी जगह आपको जेवियर बार्टलेट डालना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा मैच जीत जाते, कुछ फर्क जरूर पड़ता, तो ये आपकी बैड चॉइस थी। और भाई मिडिल ऑर्डर खत्म है आपका, खत्म। टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स मिडिल ऑर्डर 2% भी नहीं है उसका जो हमने देखा हुआ है 90s और 2000s में। रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन, एंड्रयू साइमंड्स, ये क्या मजाक खिला रहे हो यार उनके आगे। देखो तो जरा, क्या अपनी अपनी खुद की लेगेसी देख लो और फिर देखो आप क्या खिला रहे हो यार। तो भाई कंग्रेचुलेशन टू रोहित शर्मा, वेल डिजर्व कमबैक, और वेरी गुड नॉक बाय विराट कोहली इज वेल। खैर भारत, ये हो गया आज का मैच। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है हमारे मीडिया में कि जी शान मसूद को जो है वो डायरेक्टर डायरेक्टर ऑपरेशंस क्रिकेट बना दिया गया। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस कहते हैं शायद उसे, डीसीओ कहते हैं ऐसी कुछ। उसमें उन्हें कंसल्टेंट मार्क किया, जो कि बहुत कहते हैं कि एक तरीके से कि जो सारे ऑपरेशंस होते हैं ना क्रिकेट से रिलेटेड, वो सभी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। और आईसीसी और जितने भी बड़ी बड़ी बॉडी से कम्युनिकेशंस हैं वो सब यहाँ इसके अंदर मैनेज होती हैं। मैं इसके दो तरीके हैं देखने के ना। एक तो ये है कि यार एक प्लेयर को आपने इस पोजीशन पे डाल दिया, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि यार क्या शान मसूद डिजर्व करता है कंसल्टेंट बनना, ये एक दूसरा तरीका है। अगर आप मुझसे पूछोगे यार क्या शान मसूद कंसल्टेंट बनना डिजर्व करता है, तो मेरा जवाब होगा एनी डे यस, ठीक है ना। वो इतना क्वालिफाइड लड़का है, पाकिस्तान में क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड लड़के और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझने वाले बहुत कम है पाकिस्तान में। हम लोग ज़्यादातर लोगों ने अगर बाहर मुल्क में इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखा है और समझा भी है ना, तो वो ट्रैवलिंग करके समझा है, टूर्स करके और ये सब क्रिकेट खेलते हुए। ये बंदा पढ़ा भी वही है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ठीक है एज अ कंसल्टेंट, ठीक है, लेकिन इसका इनपुट क्या होना चाहिए। अगर मेरे से पूछो कि शान मसूद अपना क्या इनपुट दे सकता है क्रिकेट ऑपरेशंस में, कि जो है वो, जो खुद भी क्रिकेटर है ना, तो मैं दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ शान मसूद से। एक चीज़ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शान मसूद साहब, अगर आप कंसल्टेंट बन ही गए हो और आपका जो मेन फॉर्मेट था जिसमें आपने पाकिस्तान को सर्व करना था वो टेस्ट मैचेस था, तो पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान को जितने टेस्ट मैचेस मिलते हैं ना, 3 या 2 मैचेस की सीरीज को 5 मैच की सीरीज करवा लो। ये मैं आपसे एक अभी नहीं कह रहा, अब तो नहीं, फॉरन तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक आगे के लिए एक फ्यूचर कह रहा हूँ कि जब आप क्रिकेट छोड़ोगे तो मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है काम करने की। और क्योंकि आप एक करंट क्रिकेटर हो, आपसे बेहतर समझ ही कोई नहीं सकता इस काम को। मेरा आपसे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि क्योंकि आप खुद भी इसके एक तरीके से विक्टिम बन रहे हो कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होती नहीं है, तो आपकी कैप्टनसी में रिजल्ट्स कम आते हैं, तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि यार पहली चीज़ तो ये कि अच्छी टीमों के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज बनवाओ, टेस्ट मैचेस। आपके 5 टेस्ट मैचेस होंगे, उसमें आपके सारे प्लेयर्स भी चेक होंगे, आपकी बेंच भी चेक होगी,
इसी में से ओडीआई की टीम भी बन जाएगी। और T20 को अलहदा कर दो, T20 के प्लेयर उठा लो PSL से, लेकिन आपकी जो ओडीआई की टीम है ना, शानदार बनेगी अगर आपने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज किसी तरीके से इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए अगर निकलवा ली बड़ी टीम से। ये बहुत फायदेमंद चीज हो जाएगी पाकिस्तान से। पहली चीज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। दूसरी चीज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप प्लेयर्स को टेस्ट मैचेस में अर्निंग ज्यादा करवाओ और डोमेस्टिक के लोगों की तनख्वाहें बढ़वा दो, कि जाके उस हद तक बढ़ाओ। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि पाकिस्तान में एक ही तो स्पोर्ट है यार, यहाँ पैसा नहीं लगेगा तो कहाँ पैसा लगेगा। कि उस हद तक डोमेस्टिक के प्लेयर्स के पैसे बढ़ाओ कि कल को अगर एक प्लेयर इंटरनेशनल खाली भी बैठा है ना, तो वो ये सोचे कि यार मैं डोमेस्टिक ही खेल लेता हूँ, मेरा अच्छा पैसा बन जाएगा। अभी वो ये सोचते हैं कि यार डोमेस्टिक खेलने का फायदा क्या है, पैसा तो वैसा तो बनता नहीं है बिला वजह। ये जो है वो डोमेस्टिक खेलने के क्या फायदा, कि हमारे सारे प्लेयर मॉनेटरी चीज़ों को रखते हैं ना ध्यान में, भाई हैं हम उस मिडिल लोअर क्लास मिडिल क्लास से, हम तो सब ताल्लुक रखते हैं, हमारा मेरा भी वही तो यहीं से ताल्लुक है। तो हम सबका क्योंकि ताल्लुक उस मुआशरे से है कि जहाँ हम बिल्कुल नीचे से आते हैं उठ के, तो कहीं ना कहीं भाई फाइनेंशियली चीज़ें मॉनेटरीली चीज़ें हमारे लिए मायने मायने रखती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स की तनख्वाहें उस हद तक लेकर आओ, उस हद तक बोल रहा हूँ, बढ़ाने के लिए नहीं, उस हद तक लेकर आओ कि कल को अगर एक प्लेयर खाली बैठा हुआ है ना इंटरनेशनल, तो बोले यार मैं खाली बैठा हूँ, बेहतर है डोमेस्टिक खेल लेता हूँ, थोड़ा पैसे तो बनेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्लेयर यूँ सोचते नहीं है कि यार हमें डोमेस्टिक खेल लेता हूँ मेरी स्किल बेहतर हो जाएगी, यूँ नहीं सोचते प्लेयर हमारे। हमारे यहाँ प्लेयर हमेशा यूँ सोचते हैं कि यार यहाँ खेल लेता हूँ, यहाँ पैसे बन जाएंगे। लीग्स हमेशा क्यों प्रेफर हो जाती है, क्योंकि जी पैसे बनते हैं। अब चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तो पाउंड्स में पैसे मिलते हैं और डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, 80-80 हज़ार डॉलर, 90-90 हज़ार डॉलर, 90-90 हज़ार पाउंड, 1-1 लाख, 2-2, 1.5-1 लाख पाउंड मिलता है। मैं उससे नहीं कंपेयर कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना रीजनेबल पैसा जरूर रखो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर ये फील करे कि यार अगर मुझे नहीं है कुछ खेलने के लिए, मैं लीग भी नहीं खेल रहा, मैं ये नहीं कह रहा चलो यार डोमेस्टिक खेलते हैं, पैसा तो बनेगा थोड़ा। ये सेंस एक इंटरनेशनल प्लेयर को आनी चाहिए, डोमेस्टिक प्लेयर को नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर को आनी चाहिए। तो मैं ये दो चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर रोल ले ही लिया है तो एज अ कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंसी में आप ये चीजें जो है उनको लेके जरूर आना इन फ्यूचर। मैं अभी नहीं कह रहा, मुझे पता है अभी फौरी नहीं आएगी। एक तो ये कि पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस 3 से 5 करो, दो 2-3 मैचेस कोई फायदा नहीं देते पाकिस्तान को। और दूसरा, डोमेस्टिक की तनख्वाहें उस हद तक बढ़ाओ कि अपनी के लो इंटरनेशनल प्लेयर पीछे जाके डोमेस्टिक खेलना चाहे, प्लस माँ बाप अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने में भी इंटरेस्टेड हो भाई, कि यार डोमेस्टिक खेलेगा कम से कम पैसा तो बनाएगा अच्छा, 2 सीजन 3 सीजन खेलेगा, अच्छा पैसा बना लेगा अपने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए। ठीक है ना, ये माइंड जरूरी है। ये थोड़ी कि एक बंदा 10-10 साल से खेल रहा है और फिर भी वो एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहा है और अपने लिए कोई खास सेविंग या कोई खास जिंदगी बना नहीं सका वो। उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि वो 2 सीजन खेले डोमेस्टिक, 3 सीजन, और उसके लिए इतना हो जाए कि वो कम से कम अपनी जिंदगी अपने बच्चों की जिंदगी काट ले। इतना पैसा आपने करना है डोमेस्टिक में, अगर तो आप आके कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो। नहीं देना चाह, और अगर आगे सिर्फ सीट ऑक्यूपाई करना चाहते हो तो फिर आप आओ या कोई और आए, फर्क नहीं पड़ता। खैर बहरहाल, ये हो गई यहाँ की बात। अच्छा, लास्ट टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, सुनने में यही आ रहा है भाई साहबजादा फरहान के साथ फिर बाबर आजम को ओपन कराया जा रहा है। भाई ये इंतहाई घटिया हरकत कर रहा है यार, बहुत ही घटिया हरकत है ये। मैं बार बार वही बोलूंगा, फखर जमान की जगह बाबर आजम कैसे आ रहा है। मेरा तो कसम से दिल खराब हो गया ये चीज देख के। आपका प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर का है और आप बाबर आजम को ऊपर कर रहे हो। आपको क्या करना है, आपको पाकिस्तान टीम के लिए रन चाहिए या आपको बाबर आजम को बनाना है? बाबर आजम को बनाना है, पाकिस्तान टीम का कोई मसला नहीं। मिडिल ऑर्डर में जो प्रॉब्लम था कि जी हम लोग रन्स को सस्टेन नहीं, हम लोग मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी नहीं ले पा रहे, ठीक है, उसी वजह से ये बातचीत छिड़ी थी कि यार रिजवान और बाबर को आना चाहिए, उसी वजह से छिड़ी थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा। जब उसी वजह से ये बातचीत छिड़ी थी तो फिर बाबर ओपनर कैसे चला गया मिडिल ऑर्डर? और चलो अगर बाबर ओपनर जा रहा है
तो ओपनिंग अच्छी होगी बुरी होगी उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ। मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी कहाँ है? आप तो बाबर को मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए लाए थे ना। अगर आपने उससे ऊपर कर दिया, मिडिल ऑर्डर अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ जैसा पड़ा था। आप सलमान अली आगा पे पूरा मिडिल ऑर्डर छोड़ रहे हो, और अगर वो फेल हो गया तो कल आप उसके ऊपर क्या करोगे ये सबको पता है। पूरा पाकिस्तान समझ गया ये गेम आपने क्या करनी है। ठीक है ना, ये सबको समझ में आ रहा है कि किसको बनाने की कोशिश हो रही है और किसको हटाने का प्लान हो रहा है। ये सब नजर आ रहा है सबको। अगर आपको सही मायने में पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना है तो आपको बाबर को मिडिल ऑर्डर में लाना पड़ेगा, और राइट लेफ्ट का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। साइम अयूब और साहबजादा फरहान साथ खेल रहे थे, ठीक है, एक सीरीज बुरी चली गई, नहीं हुए रन, नो प्रॉब्लम। अगर साइम अयूब की जगह बनती है तो एज एन ओपनर बनती है, वन डाउन आता है बाबर आजम। अगर आप साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर में लेके आओगे, साइम अयूब भी बर्बाद होगा। और बाबर आजम के बारे जिस मैच में रन कर, मैं अभी से बता रहा हूँ, आप साउथ अफ्रीका से खेलने जा रहे हो, उनकी टीम जिस तरीके से खेलती है ना, ये बात याद रखना, इतना मारेंगे वो, इतना मारेंगे कि आप लोग सही हो जाओगे सारे के सारे। बाबर आजम जिस मैच में रन कर देगा, मुझे उसकी अप्रोच पता है भाई, जब वो सेट हो जाता है तो क्या करता है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो सेट होके क्या करता है। बाबर आजम जिस मैच में रन करेगा, ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप हार जाओगे। और दूसरा ये कि जिस मैच में वो रन नहीं करेगा तो आपके मिडिल ऑर्डर में वैसे प्लेयर्स नहीं होंगे रन करने के लिए। ये होगा आपका गेम प्लान, ये मैंने आपको बता दिया। बाबर आजम की यूटिलिटी बनती ही मिडिल ऑर्डर में है, और अगर वो वहां स्कोर नहीं कर सकता तो फिर उसकी टीम में जगह नहीं बनती। उसको बाय बाय करो भाई, उसको बोलो जाओ यार आप ओडीआई की और टेस्ट ही खेलो, आपकी टी20 में जगह नहीं बनती। अगर ओपनर आगे उसके 40-30 बॉलों पर 40 रन कराने तो यार ऐसे तो फिर आप उसे बचा रहे हो। पाकिस्तान को क्या फायदा है इसका? दूसरी टीम आएगी वो तो 25 बॉलों पर 40 रन मारेगी यार। आपको पता नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम कैसा खेलती है? उनका जाके स्क्वाड चेक करो आप यार। चीफ कोई मजाक लगा के रखा हुआ है। मेरा दिल खराब हो रहा है यार ये टी20 सीरीज से। जब से मैंने सुना ना बाबर आजम ओपनिंग कर रहा है, मेरा तो दिल खराब हो गया। अबे भाई, उस्मान खान को करा देते हो, मैं उस पर भी ओके हो जाता। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम पे प्रेशर आना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में भाई तू संभालेगा हमें। अगर आप उसको लेवरेज देके बाकी प्लेयरों पे डाल रहे हो मिडिल ऑर्डर पे कि जी आप रन करो, तो बाबर आजम का क्या काम है एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर यार? कितने प्लेयर दुनिया में आते थे एज एन ओपनर, एबी डिविलियर्स एज एन ओपनर आता था, वन डाउन हुआ फिर मिडिल ऑर्डर में आ गया। बहुत से एक्सपीरियंस प्लेयर थे, मोहम्मद हफीज एज एन ओपनर आता था, उसके बाद वो मिडिल ऑर्डर में आ गया, उसने मिडिल ऑर्डर को अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर। आते हैं लोग मिडिल ऑर्डर में और बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। मैं जिंदगी भर एज एन ओपनर ही रहूंगा और जिंदगी भर बुढ़ा होने तक ओपनर ही रहूंगा, ये क्या पागलों वाली सोच है यार? खिलाओ उसको मिडिल ऑर्डर में, डालो ना उस पर टीम का प्रेशर। नए बच्चों पे डाल दिया टीम का प्रेशर, हसन नवाज बचाएगा आपको, बाय द वे उसे बचाना चाहिए। लेकिन बाबर आजम है तो बाबर आजम के अराउंड वो ज्यादा अच्छा खेल लेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और मुझे पता है कि पहला मैच में बाबर रन करेगा या बाबर फेल होगा, आप दूसरे मैच में चेंज करने में मजबूर हो जाओगे, ये मैं आज बता रहा हूँ। मेरी वीडियो का क्लिप काट के रख लेना। रन करेगा या नहीं करेगा, दूसरे मैच में चेंज हो जाएगा, वन डाउन आएगा, या तीसरे मैच में वन डाउन आएगा, ये होगा जरूर। ये रख लेना मेरी तरफ से, ये क्लिप काट के। ये एज एन ओपनर सेट हो, जिस मैच में चलेगा वो मैच हम हारेंगे, इस मैच में नहीं चलेगा, वो मिडिल ऑर्डर वैसे भी क्या वो भी फंस जाएगा। फखर जमान वगैरह तो है नहीं आपके पास, फिर कौन एक्सपीरियंस प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है? एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस प्लेयर से चलता है। कौन एक्सपीरियंस है मिडिल ऑर्डर में? सलमान अली आगा तो भी खुद कप्तान बनाया यार। खैर भारत, खून जलाने वाली फैसला है ये। मैच से वैसे से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बाकी देखेंगे मैच में जो होता है वो देख लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।